नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम हिमाचल प्रदेश को मजबूत बना सकते हैं फाइनेंशियली, किस तरीके से हम हिमाचल प्रदेश को कर्जे से बाहर ले जा सकते हैं और ऐसी क्या चीज़ हो सकती है जिससे हम अपने हिमाचल प्रदेश के समाज को मजबूत बना सकते हैं फाइनेंशियली, पैसों के हिसाब से। ये जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ ये लागू ही पूरे देश के अंदर भी होती है, लेकिन बात अभी सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की हो रही है। जो चीज़ हमें समझनी होगी वो ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी ऐसी जो कंपनी नहीं है या कोई भी ऐसी जो है साइंस या टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुई है जो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की अपनी हो। जब मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश की अपनी, तो उसका मतलब है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हिमाचल प्रदेश की हो, उसकी खुद की प्रॉपर्टी हो, खुद खुद की वो उस पर कंट्रोल हो। जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो हम एक बात करते हैं पेटेंट मिलना। पेटेंट मिलना क्या होता है? ज़्यादातर डिज़ाइंस को पेटेंट मिलता है। जैसे कोई हमने नया डिज़ाइन बनाया, कोई नया प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर हम पेटेंट ले लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ मैं, मान लीजिए मैं पेटेंट फाइल करता हूँ, तो मेरा मेरा कहने का क्या मतलब है कि मैंने एक नया प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, वो जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। अगर मैं उसको बेचता हूँ तो उससे जितना पैसा कमाऊंगा वो सारा मेरा होगा। अगर अगर मैं उस प्रोडक्ट के राइट्स किसी को बेचता हूँ या मैं किसी और को कहता हूँ कि चल तू भी बना ले इस प्रोडक्ट को, तो वो मुझे उस प्रोडक्ट के लिए रॉयल्टी देगा। रॉयल्टी क्यों देगा? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो है वो मेरा पेटेंट है, वो मेरी इनोवेशन है, मेरी खोज है। तो ऐसी कोई भी चीज़ हिमाचल प्रदेश के अंदर आज तक मैंने नहीं देखी। कोई ऐसी कंपनी हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश ने खुद खोजा हो और उसका हिमाचल प्रदेश के पास पेटेंट हो, और उस पेटेंट से वो हिमाचल, या अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो हिमाचल प्रदेश का अपना हो, और वो हिमाचल प्रदेश जब उसको बेचता है तो उसको रॉयल्टी मिलती हो, या हिमाचल प्रदेश जब उसे बेच रहा है तो सारा पैसा वो हिमाचल प्रदेश के पास आ रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ना सिर्फ हिमाचल प्रदेश की है, पूरे देश की प्रॉब्लम है। भारत देश में भी यही समस्या है। जितनी आप आईटी कंपनीज देखो, जितने आप बड़े से बड़ी और कोई कंपनीज देखो, ज़्यादातर उसमें से 80% जो कंपनीज हैं, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया हुआ है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 80% से भी अधिक जो कंपनीज जो काम करती हैं भारत देश के अंदर, और उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 80% क्या, हिमाचल प्रदेश में तो 100% ही कह दूंगा मैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश और हमारे देश के अंदर 80% से ज़्यादा जो कंपनीज हैं, वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करती हैं। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि आपका कोई एक प्रोडक्ट है, आपने वो प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उस प्रोडक्ट के पूरे मालिक आप हो, लेकिन आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए आपको 10 तरह की और सर्विसेज की ज़रूरत है, 10 तरह की और चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आप जो 10 आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए उसको चलाने के लिए, वो आपने खुद नहीं बनाई, वो आपको पता है कि कैसे काम करती है, और आपने वो काम जो है आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आउटसोर्स कर दिया, लोगों को दे दिया। मान लीजिए आपने 10 लोगों को वो काम करने को दे दिया, तो अब वो जो 10 लोग वो काम कर रहे हैं, वो जितना मर्जी काम करें, उससे जो जितना भी वो पैसा कमाएंगे, उससे जो प्रॉफिट कमाएंगे, वो सारे का सारा जो प्रॉफिट है वो इस मेन कंपनी को चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है उसका मालिक कौन है? वो मेन कंपनी वाला है। और ये जो 10 लोग जो नीचे काम कर रहे हैं उन्हें सिर्फ उस काम का पैसा दिया जाएगा। और ये हो रहा है हमारे देश के अंदर। तो जो हमारा देश है, हमारा जो प्रदेश है, वो किस तरीके से काम कर रहा है? वो एक सर्विस इंडस्ट्री की तरह काम कर रहा है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ काम कर रहे हैं जो हमें आउटसोर्स किया गया है बाहर की कंपनियों द्वारा। अब ये कंपनियां कौन सी हैं, इनके मालिक कौन है, वो आप खुद खोज कर लीजिए। जब भी आप उस किसी प्रोडक्ट की पूरी कोर तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो प्रोडक्ट है वो या तो किसी बाहर के देश का है, किसी और देश की प्रोडक्ट, मतलब किसी और देश का प्रोडक्ट है, वो कोई और देश जो है वो मालिक है उस प्रोडक्ट का, या आपको पता चलेगा कि बहुत ही अमीर आदमी, कोई बहुत अमीर आदमी वो इसका मालिक है। उससे क्या होता है, आप जितना मर्जी काम कीजिए, आप जितना मर्जी उस पर जोर लगा लीजिए, आप एक सिंपल अपने नौकरी कर रहे हैं 8 से लेकर के 5 बजे तक की, आप अपनी नौकरी में आपको तनख्वाह दी जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो कंपनी है, वो जो पैसा कमा रही है, वो कहाँ जा रहा है? वो प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? वो प्रॉफिट सारे का सारा चला जाता है उस प्रोडक्ट के मालिक को। यानी कि जितना भी प्रॉफिट वो कंपनी कमाती है आउटसोर्सिंग वाली, वो थोड़ा प्रॉफिट अपने पास रखती है, बाकी जो प्रोडक्ट के जो प्राइस है, जितना कुछ, जितना भी उसकी वैल्यू है, वो सारी की सारी जो वैल्यू है वो किसको मिल रही है? वो मिल रही है जो बाहर के देश में उसका मालिक बैठा हुआ है। और यही सत्य है। और ये जो सारा प्रक्रिया जो चल रही है, ये काम करने का जो पूरा सिस्टम चल रहा है, ये हमारे देश को तोड़ रहा है, हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, हमको ऊपर से ज़रूर दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी मिल रही है, ऊपर से हमें लग रहा है कि चलो जो ज़्यादा यंग लोग हैं उनको 20,000 30,000 की नौकरी मिल जा रही है बेंगलोर में जा कर के, हमें अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन वो
थोड़ी देर का अच्छा तो आपको लग रहा है, लेकिन वो आपके देश को मजबूत नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका देश के पास क्या है, आपके प्रदेश हिमाचल प्रदेश के पास क्या है। मान लीजिए हिमाचल का कोई लड़का बेंगलोर में जाकर के 50,000 रुपए की नौकरी करता है महीने की, वो आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके घर के लिए अच्छा है, लेकिन उससे हिमाचल प्रदेश को क्या बेनिफिट है? हिमाचल प्रदेश की कमाई कैसे होगी? हिमाचल प्रदेश कब कर्जे से बाहर आएगा, ये कौन सोचेगा? जितना ज्यादा कर्जा हमारे प्रदेश के ऊपर बढ़ेगा, जितना ज्यादा जो पैसा है वो प्रदेश के ऊपर कर्जे के रूप में बढ़ेगा, वो सारे का सारा नागरिकों के ऊपर ही आने वाला है जो हिमाचल प्रदेश के हैं, क्योंकि उन्हीं को टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स उन्हीं के ऊपर बढ़ाया जाएगा। चीज़ें महंगी होंगी तो उन्हीं को खरीदनी पड़ेंगी महंगी चीज़ें, जैसे बिजली महंगी होना, पानी महंगा होना, कोई और प्रोडक्ट आप देख लीजिए, आप बाहर बाजार में जाएंगे सब्जी खरीदने तो सब्जी महंगी हो जाएगी। ये सब चीज़ें क्यों महंगी होंगी? इसलिए महंगी होंगी, आपका कर्जा बढ़ते जा रहा है, हिमाचल प्रदेश कमाई नहीं कर पा रहा है। तो जब हिमाचल प्रदेश कमाई ही नहीं करेगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई चीज़ आप खुद से बनाएंगे ही नहीं और वो आपका अपना प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो आप कमाएंगे कैसे? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, इनोवेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, नई से नई चीज़ें बनाना, स्टार्टअप्स क्रिएट करना। वो ऐसे नहीं क्रिएट होते स्टार्टअप्स। स्टार्टअप क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार ने एक स्टार्टअप का फंड दे दिया और फिर फंड रिलीज हो गया और उससे स्टार्टअप क्रिएट हो गया। ऐसे स्टार्टअप क्रिएट नहीं होते। फिर वही बात है, ऐसे सर्विस इंडस्ट्री क्रिएट होती है, स्टार्टअप नहीं होते। मान लीजिए कि आपने एयरटेल का शोरूम खरीदना है, आप बोल रहे हैं मुझे एयरटेल का शोरूम खोलना है, उसके लिए मुझे स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए। सरकार ने आपको पैसा दे दिया कि ठीक है आप चला लीजिए। क्या वो सरकार का पैसा वो ट्रूली स्टार्टअप है? वो स्टार्टअप नहीं है। आप एयरटेल के लिए काम कर रहे हैं, तो आप जितना भी पैसा कमाने वाले हैं, जितना प्रॉफिट आपको अलाउड है रखने के लिए, उसके लिए 10% 15% जो भी आपका फ्रीलैंसिंग का या फ्रेंचाइजी लेने का जो भी अमाउंट होगा, वो अमाउंट आपको मिल जाएगा 15-20% प्रॉफिट। लेकिन बाकी का जो 80% प्रॉफिट है वो कहाँ जा रहा है? वो एयरटेल के पास जाएगा। अब एयरटेल में भी आगे जाएगा, किसके पास जाएगा? जो मालिक होगा उसका, जो उस टेक्नोलॉजी को ओन करता होगा, जो ओनर होगा टेक्नोलॉजी का, पैसा उसके पास जाने वाला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नई नई इनोवेशंस की और अपने इनोवेशंस को बेचा और बेच करके आराम से घर में बैठ गए और उनको सिर्फ रॉयल्टी मिलती है और वो उस रॉयल्टी से ही जी रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जब मैं रिसर्च करता था, जब मैं पीएचडी कर रहा था अपनी इंजीनियरिंग के अंदर एरो इंजन टेक्नोलॉजीज़ में, तो एरो इंजन टेक्नोलॉजीज़ में जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स मिले जिन्होंने बहुत पेटेंट्स फाइल किए थे, बहुत उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ थी और वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को आगे बेच के और उसके पैसे से ही अपना गुजारा कर रहे थे। वो कुछ और काम ही नहीं कर रहे थे। गुजारा क्या, एंजॉय कर रहे थे ज़िंदगी, मज़े कर रहे थे वो। तो जो मैंने सबसे बड़ी चीज़ जो उस समय सीखी, वो ये सीखी कि अगर आप अपने पैसा जो है, ज़्यादा पैसा जो है, सरकारें रिसर्च के ऊपर लगाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाएं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी टारगेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाएं। हम लोगों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? वेग रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। वेग रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होती है? वो ऐसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है जो थ्योरेटिकल है, जिसकी सिर्फ बात चल रही है, जिसका जो रिजल्ट है वो हो सकता है 20 साल में आए, हो सकता है 25 में आए, हो सकता है 40 में आए, हो सकता है कभी भी ना आए। वो सिर्फ एक तरह का काम है कि हम कर रहे हैं, हमारी एक थ्योरी है कि अगर हम ये काम करेंगे तो ऐसा होगा, वो काम करेंगे तो वैसा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल आपके सामने, आंखों के सामने उसका कोई रिजल्ट नहीं है, इमीडिएट रिजल्ट नहीं है। तो वो तो है आपकी वेग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। लेकिन आपकी जो है उसको अगर हम टारगेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, टारगेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है कि हमें एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम पता है, हमें एक समस्या पता है, हम उस समस्या के ऊपर सीधा काम करें, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी इमीडिएट होगा। और वो जब हम उस समस्या को सॉल्व करेंगे तो उससे हमारे बहुत सारे नए प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत सारी नई इनोवेशंस हमें करनी पड़ेंगी, बहुत सारी नई खोज करनी पड़ेगी, नई चीज़ें बनानी पड़ेंगी। तो जब हम वो नई चीज़ें बनाएंगे तो हम उस नई चीज़ों के ओनर बन जाएंगे, हम उसका पेटेंट फाइल कर सकते हैं। टारगेटेड का एक मतलब ये भी है कि अगर हम रिसर्च का पैसा देते हैं, मान लीजिए सरकार हिमाचल प्रदेश की रिसर्च पे पैसा खर्च करती है, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार सीधी कह सकती है कि हम रिसर्च कर रहे हैं किसके ऊपर? मान लीजिए मेडिसिन के ऊपर। तो हम क्या चाहते हैं कि आप इस पर्टिकुलर बीमारी की मेडिसिन तैयार कीजिए। ये तो होगी टारगेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसी तरीके से इंजीनियरिंग में बात कीजिए, मान लीजिए कि मुझे एक इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है, तो अगर हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो पैसा खर्च करती है, स्टार्टअप्स क्रिएट करना चाहती है, उसके लिए वो पैसा खर्च करती है, वो कहती है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे कि हम खुद की डिज़ाइन की हुई व्हीकल को हम तैयार करें, हम खुद की डिज़ाइन की हुई कार डिज़ाइन करें इलेक्ट्रिक।
तो अगर हम खुद इलेक्ट्रिक कार डिजाइन करेंगे, हम खुद बनाएंगे, तो वो हमारा पेटेंट होगा, तो वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी, उसके ओनर हम होंगे। और हम जब किसी चीज के ओनर बनेंगे तब हम उस प्रोडक्ट को खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों में अपनी मर्जी के दाम में बेच सकते हैं, और उसके बाद पूरी दुनिया में भी बेच सकते हैं। और जब हम ये चीज करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, पैसा कमाएंगे। नौकरी तो मिलेगी ही मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। आप खुद सोचिए, आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, आपने नया प्रोडक्ट तैयार किया। अब एक मान के चलिए, एक दिमाग में एक इमेज लीजिए, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा थोड़ा सा आप सोच के देखिए। आपने एक प्रोडक्ट पे रिसर्च की, आपने उस प्रोडक्ट को तैयार कर लिया, बेहतरीन बना दिया उस प्रोडक्ट को। अब आप उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मालिक बन गए, मतलब आप मीन्स हिमाचल प्रदेश मालिक बन गया, हिमाचल प्रदेश उसका। अब हमने क्या किया, वो प्रोडक्ट तो हमने तैयार कर लिया, उस प्रोडक्ट को बना दिया, उसको हमने मैन्युफैक्चर भी करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, फैक्ट्रीज तैयार करेंगे। तो वो ये जब हम फैक्ट्रीज तैयार करेंगे तो क्या होगा, उसमें लोगों की एम्प्लॉयमेंट होगी। जितने हिमाचल प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान जो बेचारे नौकरी के लिए तरस रहे हैं, उनको नौकरी के लिए बेंगलोर जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको नौकरी के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको नौकरी के लिए चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग क्या करेंगे, नौकरी को सीधा हिमाचल प्रदेश के अंदर ही करेंगे, क्योंकि फैक्ट्रीज अब हिमाचल प्रदेश में आ गई उस प्रोडक्ट के लिए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर नौकरियां भी पैदा हो गई, वो प्रोडक्ट भी हिमाचल प्रदेश का हो गया। अब हम उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी बेच रहे हैं, बाहर के देशों में भी बेच रहे हैं। अब उससे पैसा आने लग गया। अब पैसा आएगा तो हिमाचल प्रदेश की कमाई बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी तो हिमाचल प्रदेश उन्नत होगा, उन्नत बनेगा, कमाई बढ़ेगी उसकी, तो वो धीरे धीरे अपना कर्जा भी लौटाना शुरू कर देगा। तो कर्जा तब हिमाचल प्रदेश का इसी तरीके से लौटाया जा सकता है, कोई और तरीका नहीं है। आप कुछ भी ट्राई कर लीजिए, आप फेल हो जाएंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि आप HRTC को प्रॉफिट में ले आएंगे, नहीं होएगा। अभी वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में है। आप मेहनत करिए, हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन जब तक आप कुछ नई चीज़ नहीं बना करके दे रहे, तो क्या उसमें क्या ऐसा एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है? कोई क्यों आपकी सर्विस को खरीदना चाहेगा? आप कुछ तो उसमें कोई नया एक्स्ट्रा एडवांटेज दोगे, तभी कोई चीज़ खरीदेगा ना, नहीं तो कोई क्यों खरीदेगा। मान लीजिए मुझे ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, मान लीजिए टैक्सी का किराया 2000 रुपये है, और टैक्सी में मुझे बड़े आराम से मैं बैठ के जाता हूँ, कार है, AC उसमें लगा हुआ है, मेरी मर्जी है, जहाँ मर्जी मैं उसको रोक दूँ, जहाँ मर्जी मैं खाने बैठ जाऊँ, और बड़े आराम से इत्मीनान से मैं उसको चाहे कम स्पीड पे चलाऊँ चाहे ज़्यादा स्पीड पे चलाऊँ, और आराम से इत्मीनान से मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। तो मान लीजिए उसका किराया मुझे 2000 रुपये पड़ रहा है, तो मैं 2000 देना ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर उसी के साथ मुझे लगता है कि HRTC का जो किराया है वो 1500 रुपये है, 500 रुपये बचता है, लेकिन HRTC में कोई अच्छी सुविधा नहीं मिल रही, जगह जगह बस खराब हो रही है, ठीक है, ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मान लीजिए जो बस है वो वैसे ही उसकी जो कल पुर्जे हैं वो पुराने हो गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शोर करती है, आवाज़ करती है, फिर उसको मैं हर जगह नहीं रोक सकता। मान लीजिए उसका AC भी ठीक तरीके से काम नहीं करता है। तो जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी तो कोई हिमाचल की HRTC बस में क्यों बैठना चाहेगा? वो टैक्सी का पैसा दे देगा, वो 500 भी एक्स्ट्रा दे देगा, जहाँ 1500 दे रहा है वो 2000 भी दे देगा। मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे ये बात नहीं है कि 2000 और 1500 ये कोई मतलब आपस में मैं इनको बराबर कर रहा हूँ और ये कहना चाह रहा हूँ कि HRTC बहुत ही नीचे है। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस तभी काम करती है जब वो सर्विस बेहतरीन हो, जब वो कस्टमर को पसंद आ रही हो। सर्विस सिर्फ तभी और तभी सक्सेसफुल होती है, वो प्रोडक्ट भी तभी और तभी सक्सेसफुल होता है। ऐसे प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल नहीं होता, ऐसे सर्विस भी सक्सेसफुल नहीं होती। और हम कोई नई चीज़ कब देंगे, जब हम उसके ऊपर काम करेंगे, जब हम इनोवेशंस करेंगे, जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। अगर आपने किसी और HRTC को एग्जांपल छोड़ दिए, किसी और मिनिस्ट्री की बात कीजिए, मान लीजिए हेल्थ मिनिस्ट्री है। अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश की हेल्थ मिनिस्ट्री कर्जे में डूबी है, मान लीजिए आपको पता है, आप क्या करेंगे उसके लिए? उसको किस तरीके से आप कर्जे से बाहर ला सकते हैं? जब तक वो हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ अपना बेचेगी नहीं, जब तक हेल्थ मिनिस्ट्री कुछ ना कुछ पैसा एकत्रित नहीं करेगी, कमाना शुरू नहीं करेगी, कर्जे से बाहर कैसे आएगी? अभी तो उसके ऊपर हर चीज़ का खर्चा ही लग रहा है ना। सैलरीज आपको देनी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है, बिल्डिंग को मेंटेन करना है, मशीन्स को मेंटेन करना है, लोगों को मेंटेन करना है, इतना सारा इक्विपमेंट आपको चाहिए, वो सबको मेंटेन करना है। तो उसको मेंटेन करने का तो पैसा लगेगा, कमाई कैसे होगी? कमाई सिर्फ तब होगी, मान लीजिए कि आपने कोई ऐसी रिसर्च कर दी है, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोई ऐसी रिसर्च कर ली है, कोई ऐसी नई दवा क्रिएट कर ली है, या कोई ऐसा नया इलाज क्रिएट कर लिया है जिसके लिए लोग दूर दूर से इलाज करवाने आ रहे हैं। मान लीजिए कोई ऐसी दवा कर ली है जिसको लोग खरीदना चाह रहे हैं, तब वो जो है हेल्थ मिनिस्ट्री की कमाई होने शुरू होगी। तब हेल्थ मिनिस्ट्री धीरे धीरे जो है कर्जे से बाहर आएगी। तो कर्जे से ऐसे आप बैठे बैठे कर्जे से बाहर नहीं आ सकते।
आप खुद सोच करके देखिए, इसके लिए बहुत कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। आप अपने घर पे देखिए, मान लीजिए आपने एक हाउस लोन लिया, आपने घर के लिए कर्जा लिया, घर को बनाने के लिए, आपने घर बना दिया। अब क्या वो घर बैठे-बैठे अपने आप कर्जा उतार देगा? आप अपनी कमाई से ही पैसा देंगे ना, तभी कर्जा उतरेगा, सीधी सी बात है। ईएमआई तो आप ही को पे करनी है ना, ईएमआई घर तो खुद पे नहीं करने वाला। और ईएमआई भी आप तब पे कर पाएंगे जब आपके घर की कमाई होगी। घर की कमाई क्या मतलब क्या है? जब मान लीजिए घर में 4 लोग रहते हैं तो चारों लोग नौकरी करते होंगे, उनके पास पैसा आएगा तो वो पैसा तभी आगे देंगे। उसी तरीके से कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी प्रदेश, कोई भी देश कर्जे से बाहर तभी आ सकता है जब उसकी अपनी कमाई होगी। और अपनी कमाई कब होगी? जब आप अपना काम करेंगे, जब आप खुद कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। एक सीधी सी बात है। अब जैसे नौकरी पेशा लोग हैं, एक घर में 4 लोग नौकरी कर रहे हैं कि उन्होंने हाउस लोन ले लिया है, लोन को चुकाने के लिए वो ईएमआई पे कर रहे हैं, पर मान लीजिए उनकी नौकरी चली गई, मान लीजिए कुछ हो गया, नौकरी बंद हो गई, वो जिधर काम करते थे वो जहाँ काम करते थे वो उसने मना कर दिया आने से। अब चारों की नौकरी चली गई, क्या लोन दे सकते हैं? अब आपको और कर्जा लेना पड़ेगा, रोटी खाने का भी कर्जा लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपके जो घर के ऊपर कर्जा बढ़ता चला जाएगा। और कर्जा घटेगा कैसे, कम कैसे होगा? मान लीजिए वो 4 लोग हैं, 4 लोगों ने सोचा कि यार हम जो इधर उधर समय बर्बाद कर रहे हैं, चल थोड़ा समय और थोड़ा पैसा जो है लगाते हैं, कुछ अपना सोचते हैं, कुछ अपना करते हैं। मान लीजिए उन्होंने अपना कुछ कर लिया, अपना कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया, अपनी कोई नई चीज़ बना दी, और उनकी वो जो नई चीज़ है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। तो अब क्या होगा? अब वो उस नई चीज़ को बेचेंगे, जैसे जैसे वो नई चीज़ को बेचते चले जाएंगे, पैसा कमाते चले जाएंगे, पैसा कमाते चले जाएंगे, अपना कर्जा कम करते चले जाएंगे। तो ये चीज़ को आपको समझनी होगी। किसी भी प्रदेश के अंदर अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश जो है वो कर्जे से बाहर आए, उस बोझ से बाहर निकले, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये 3 ही ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम करना ही पड़ेगा। आपको कोई ना कोई नया प्रोडक्ट बनाना होगा, आपको कोई ना कोई नई सर्विस क्रिएट करनी होगी। बाकी जो आपका खर्चा है उसको स्ट्रीमलाइन करने का जो प्रोसेस है उसके ऊपर भी रिसर्च होती है, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट होती है, वो भी एक अलग चीज़ है। डेटा एनालिटिक्स एक अलग चीज़ है, जो जिसके ऊपर मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई है एचआरटीसी का एग्जांपल दे करके, कि किस तरीके से आप अपने खर्चे को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मैंने सरकारों से कई बार कह दिया है, आज फिर से इस वीडियो के माध्यम से कहता हूँ कि कोई भी सरकार हिमाचल प्रदेश की अगर मुझसे मदद लेना चाहती है, ये जानने में कि खर्चा किस तरीके से स्ट्रीमलाइन किया जाए, ये जानने में कि प्रोसेस को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, या ये जानने में कि नई इनोवेशंस को किस तरीके से किया जाए, साइंस टेक्नोलॉजी की का जो है यूज़ कैसे किया जाए नए प्रोडक्ट्स बनाने में, तो वो मुझसे मदद ले सकती है। मैं मदद देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि कोई मदद लेता ही नहीं है। आप लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, कुछ लोग देखेंगे, उनका तो मैं अभी से धन्यवाद कर देता हूँ। वो लोग बेचारे अपना समय लगा रहे हैं मेरे ऊपर, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को पहले 1-2 मिनट के अंदर स्किप कर देते हैं। अब उन लोगों को तो मैं क्या ही कहूँ, कुछ कह ही नहीं सकता। आपकी मर्जी है देखना नहीं देखना। लेकिन अगर किसी को भी मेरी ये बात समझ में आई हो, किसी को मेरी बात अच्छी लगी हो, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर ये विनती करता हूँ कि अपने प्रदेश के बारे में सोचिए, अपने देश के बारे में सोचिए, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के बारे में सोचिए। जब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, किसी चीज़ के ऊपर नई इनोवेशन करेंगे, तभी स्टार्टअप्स क्रिएट होंगे और तभी मजबूत स्टार्टअप्स बनेंगे। और जो स्टार्टअप होगा फिर वो आपके अपने प्रोडक्ट का स्टार्टअप होगा और वो आपका अपना होगा, उसको आप पूरी दुनिया में फिर बेच सकते हैं और फिर आप मालिक बनेंगे उसके। किसी की सर्विस इंडस्ट्री मत बनिए, मालिक बनिए। धन्यवाद।